रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? इसमें मैंने आपसे कहा था रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। जब हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो रिजॉल्व करने का मकसद ही यही होता है कि कोई वेक्टर आपके पास जो होता है वो एक्स या वाई एक्सिस के अंदर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। अब जब वो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं तो उसके बाद फिर हम उसके पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करते हैं। एंड देन हम क्या कर देते हैं, उसका फाइनल रिजल्टेंट निकाल लेते हैं जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। तो कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको ये जो थे रेजोल्यूशंस ए एक्स और ए वाई कैलकुलेट करना सिखाए थे कि ये कैसे निकालते हैं। जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। फार्मूला था ए एक्स प्लस ए वाई। तो जब ए एक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, जब ए वाई कैलकुलेट कर लेंगे वो यहाँ पुट कर देंगे, और दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो वेक्टर्स दोनों ही एक्स और वाई एक्सिस के अंदर नहीं है, जैसे पहले तो एक वेक्टर जो था वो एक्स एक्सिस के अंदर मैंने बनाया हुआ था ना, बी वाला, ये वाला। अब अगर सोचें कि दोनों ही वेक्टर ए और बी जो है वो कहाँ पर हो, वो एक्स और वाई एक्सिस में ना हो। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहला वेक्टर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, और ये वेक्टर आपके पास ओरिजिन से ड्रॉ हुआ हुआ है, और इस ओरिजिन से ड्रॉ होने वाले वेक्टर को मैं यहाँ से कह देता हूँ ये है बी वेक्टर। ठीक है, इसका सिंबल है। अच्छा, और इसी तरीके से जो दूसरा वेक्टर है उसे मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये है ए वेक्टर। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये है ए वेक्टर। अब अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों ही एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मौजूद नहीं है, और इनके दरमियान में जो एंगल है उस एंगल को मैं कह देता हूँ ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। अब हमने क्या करना है कि हमने ए को भी रिजॉल्व करना है और हमने बी को भी क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल ए को रिजॉल्व करता हूँ किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो वो मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो देखें इस तरह से किया जा सकता है कि जब मैं ए को रिजॉल्व करता हूँ तो ए के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा ऑन बी, ठीक है, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर टू बी। तो जब मैं पहले ए को बी के ऊपर ड्रॉ करता हूं तो देखें इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा कि ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बन रहा है, बी पर। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास है ए ऑन टू बी। ए ऑन टू बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और इसको हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। ठीक है ना, ए कॉस थीटा। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसका, उसे हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। ठीक है ना, ये आपके पास है ए साइन थीटा, और इसको मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से आपके पास क्या हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है। सही है, ये आपके पास है इस तरह से। तो आप देखें, मैंने अभी ए को बी के ऊपर सॉल्व कर लिया, और मैंने यहाँ से दो कंपोनेंट इसके बना लिए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अब जरा इसी इक्वेशन को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बी रिजॉल्व करूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब मुझे बी का बाइसेक्टर किस पे ड्रॉ करना है, ए पे ड्रॉ करना है। तो मैं देखें यहाँ पे दोबारा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि मेरे पास ये था बी वेक्टर। ठीक है, ये है बी वेक्टर, और इसको अब मैं ऑन किस पे सॉल्व कर रहा हूँ, ए पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मैं अब ए पे इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि जब मैं इस बी का बाइसेक्टर इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा तो मैं इस तरह से करूंगा कि ये अब आपके पास जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपोनेंट होगा अराउंड या अबाउट ए, इसे अब हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा, और इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। और जो ये आपके पास एंगल है ना थीटा, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, बी साइन थीटा। ठीक हो गया। तो आप देखें, एक दफा में मैंने क्या सॉल्व किया, मैंने ए को बी पर सॉल्व कर लिया, और दूसरी दफा में मैंने बी को किस पे सॉल्व कर लिया, ए पे सॉल्व कर लिया। तो जब हम प्रोजेक्शन ए का बी के ऊपर ले रहे होते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने ए बी लिखा है ना, तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए
ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। सही है। और इसी तरीके से अगर मैं लिखूं बी ए, तो बी ए को हम किस तरह लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्योंकि ये प्रोजेक्शन, जैसे जैसे आपके पास एंगल चेंज होता है ना, उस एंगल से ये प्रोजेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। और इसे हम क्या लिखते हैं, बी कॉस थीटा। तो अक्सर पेपर के अंदर आपको ये प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो आपने याद रखना है, इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ कि जब आपने प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है तो वो प्रोजेक्शन एक का दूसरे वेक्टर के ऊपर आपने इसको रिजॉल्व करना है। तो ये आपके पास एक नोट है जिसे आपने याद रखना है। और वो क्या है कि प्रोजेक्शन इज द, प्रोजेक्शन इज द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर component ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर component ऑफ अ वेक्टर along अदर वेक्टर। ठीक है, along अदर वेक्टर। तो ये, यही चीज मैंने जो है वो आपको भी डायग्राम के जरिए सॉल्व करके बताइए कि हम कैसे जो है वो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक और एक एग्जांपल लूं जो कि वर्क की एग्जांपल है, कि हम जब वर्क को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं वर्क क्या होता है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स की वजह से उसमें क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए। ठीक है ना। तो हम ये कहते थे कि अगर वो फोर्स उस डायरेक्शन में हो या फिर फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में हो, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या हो गया, वर्क। अब जैसे मैं इसकी मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये मेरे पास है फोर्स, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स एक्सिस में, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखा जाए तो क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क नहीं है। लेकिन जब मैं फोर्स का एंगल देखता हूँ थीटा, तो मुझे पता है कि फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है। और एक अलोंग वाई एक्सिस है, इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है। अब अगर आप देखें कि इसमें जो एक्स एक्सेस वाला कंपोनेंट है उसे हम क्या लिखते थे, एफ कॉस थीटा। क्योंकि ये फोर्स प्रोजेक्शन है किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है ना, इसे एफ कॉस थीटा। और इसे हम क्या कहते थे, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो एफ कॉस थीटा है, क्या ये इसकी डायरेक्शन में आ गया? और जब ये डायरेक्शन में आ जाता है तभी तो हम इसके लिए वर्क लिखते थे ना। और वर्क का फार्मूला क्या होता था, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ कॉस टी। थीटा। और यहाँ पर डी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और आप इसको रीअरेंज करके किसी भी तरह से लिखें, आंसर सेम ही आता है। तो हम एफ डी कॉस थीटा से इसको पहचानते हैं ना, ये आपके पास क्या कहलाता है, फर्क कहलाता है। सही है ना। अच्छा, अब ये तो है बहुत सिंपल सी बात कि हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। लेकिन क्या वो अगर कि हमें डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना पड़ जाए, किसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है ना। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास इसी तरह फोर्स अप्लाई हो रही है, ये मेरे पास है फोर्स। ठीक है। और इस फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमने ये करना है कि अब हमने फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने किसको रिजॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करने के लिए अब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसका जो एंगल है वो फोर्स के साथ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपके पास है 30। तो इसका मतलब ये जो आपने पास वेक्टर निकाला है, ये वेक्टर एक्चुअली प्रोजेक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स पर।
तो इसे अब हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे डी कॉस थीटा, और इसे हम क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा। तो आप देखें मैंने क्या किया, एक दफा में मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया डिस्प्लेसमेंट पर, और इस केस में मैंने डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लिया किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। और रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट डिफरेंट है। आप देखें अगर मैं इस चीज को भी इस तरह से लिखता हूं, तो यहां पर जो दोनों चीजों की डायरेक्शन है एफ और डी कॉस थीटा, क्या सेम नहीं है? अगर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, एफ। तो जब मैं रीअरेंज करके लिखूंगा, देखिए फार्मूला वही बन गया ना, एफ डी कॉस थीटा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपने किसी एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है, आप दूसरे वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, किसके ऊपर, पहले वेक्टर के ऊपर। ये दोनों जो आपके पास सिचुएशन है ये इसी तरह से लिखी जाती हैं, ठीक है ना। और ये मैंने इसका जो नोट था वो ऊपर लिखवा दिया अलग से, तो इसलिए ये जगह खाली है, अदरवाइज ये नोट जो था ये इसी तरह से इसके अंदर है। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी, ये एक्चुअली एग्जांपल इसी तरह से लाइव है कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है, तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास वो फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से उस ब्लॉक के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ऑब्वियसली वो तो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब आप लोग आपने इस केस को रियल लाइफ के लिए सॉल्व करना है और कंपोनेंट को देखना है कि किस तरह से कंपोनेंट इसके अंदर फोर्स के डी पर रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका असाइनमेंट है, रिजॉल्व फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करना, और इसी तरीके से अगर मुझे इसी केस में डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करना हो ऑन द फोर्स एफ, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन है वो किस तरह से रिजॉल्व होगी, और क्या आपके पास वेक्टर्स ड्रॉ होंगे। तो इस केस में आपने जैसे ऊपर मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए उसे सॉल्व किया, आपने भी डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको सॉल्व करना है कि रिजॉल्व डी ऑन इट्स कंपोनेंट, ऑन इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कि लाइव एग्जांपल में हम किस तरह से करते हैं सॉल्व को। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, और वो एग्जांपल एक रोलिंग बॉल की है जो कि एक इंक्लाइंड से मूव करके क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इस इंक्लाइंड के अंदर जो आपके पास एंगल है वो है थीटा, इस इंक्लाइंड का एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, इस बॉल के ऊपर जो इस वक्त फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं। एक फोर्स जो कि इसके सेंटर से अप्लाई हो रही है, उस फोर्स को हम वेट ग्रेविटी। फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी या वेट फोर्स है। यस। तो इसे हम लिख देते हैं कि ये वेट फोर्स है, डब्ल्यू, जो कि एम जी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी फोर्स इसके अंदर अप्लाई हो रही है वो इस प्लेन की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो जो दूसरी फोर्स है वो आपके पास है नॉर्मल फोर्स, ये एन है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के। अब अगर आप देखें तो वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक कंपोनेंट जो कि आपके पास ऑपोजिट होगा किसके, नॉर्मल फोर्स के, इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इसका जो है वो क्या कहलाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है ना, डब्ल्यू साइन थीटा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि इसका एंगल जो है वो डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये वाला एंगल आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा है। जो मैंने डब्ल्यू साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए लिखा है उसको मैं यहां पर भी तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, हमने इक्वल वेक्टर्स के बारे में यही पढ़ा था, सेम मैग्नीट्यूड हो सेम डायरेक्शन हो, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास क्या है, डब्ल्यू साइन थीटा। तो आप देख लें कि यहां पर भी हमने क्या किया, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। तो यहां पर आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एम जी का, वो बैलेंस है किसके साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ, ठीक है ना। यहां पर अगर हम लिखें कि
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेट, और वेट क्या है, एम जी, ठीक है, इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड विथ, बैलेंस्ड विथ नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स के साथ क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और इसका कंपोनेंट कौन सा, डब्ल्यू कॉस थीटा, ये क्या हो रहा है इसके साथ, बैलेंस हो रहा है। अच्छा, और इसी चीज को अगर हम इस तरह से सॉल्व करें कि मैं अब वेट को रिजॉल्व करने के बजाय किसको रिजॉल्व करता हूं, नॉर्मल फोर्स को, ठीक है ना। अब देखें यहां पर फिर से मैं आपको वही सिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं है ना आपने किसी एक फोर्स को दूसरी फोर्स को भी रिजॉल्व किया जा सकता है ना। लेट से अगेन हम यही करते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हमें नजर आ रही है, एक है वेट फोर्स, ये हो गई वेट फोर्स, और इस वेट फोर्स के साथ साथ एक है नॉर्मल फोर्स, ये मेरे पास एक नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। अब इस नॉर्मल फोर्स को मैं लिख देता हूं एफ एन, नॉर्मल फोर्स। अब देखिए नॉर्मल फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से, ये अब इसका पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, और इसी के साथ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और वो ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास यहाँ पर बन रहा है क्या, थीटा, तो थीटा बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एफ एन कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या कहलाएगा, एफ एन साइन थीटा। और यही इक्वल वेक्टर अगर मैं फिर से ड्रॉ कर लूं, कहां पर, इसके बिल्कुल पैरेलल, तो ये जो मेरे पास वेक्टर आया इसे मैं क्या कहूंगा, एफ एन साइन थीटा। तो अब अगर आप देखें कि ऊपर वाले जो डायग्राम है उसके अंदर मैंने किसको रिजॉल्व किया, उसमें रिजॉल्व किया वेट को, डब्ल्यू साइन थीटा डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल वेक्टर है। और इस केस में मैंने वेट को रिजॉल्व नहीं किया बल्कि किसको रिजॉल्व किया, नॉर्मल फोर्स को, एफ एन कॉस थीटा, एफ एन साइन थीटा, और एफ एन साइन थीटा ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि अब इस केस के अंदर जो आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एन है वो बैलेंस हो रहा है किसके साथ, एफ एन कॉस थीटा के साथ, यहाँ पर वेट है ना, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ एन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ एन, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इज बैलेंस्ड विथ, बैलेंस्ड विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम वेट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि इस केस में जो आपके पास वेट फोर्स या एफ जी है वो किसके बराबर है, एफ एन कॉस थीटा के, ठीक है। इसको मैं वेट के तौर पे भी लिख सकता हूँ, एफ एन कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। क्लियर है यहां तक बात। यस। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम, वेक्टर को हमने रिजॉल्व तो कर लिया, रिजॉल्व करने के बाद अब हमने उसको क्या करना है, डिटरमाइन भी तो करना है ना। जैसे आपकी बुक के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक टॉपिक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर दूसरा है। तो डिटर्मिनेशन के अंदर यही है कि जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो किसी भी वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है, यानी कि उसको पढ़ने के लिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लिखते हैं फैक्टर ए इज इक्वल्स टू, और इसे आप लिखते हैं अंडर रूट में, मैग्नीट्यूड लेने के लिए जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दें, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, ठीक है। कि जो भी आपने कंपोनेंट्स लिए उन कंपोनेंट्स को अलग अलग सॉल्व करें, एंड देन जब आपके पास आंसर आ जाए उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आपको उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर उसकी आपने डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब
इसमें परपेंडिकुलर क्या है और इसमें बेस क्या है, तो देखें अगेन मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक वेक्टर है ए। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है जिसे हम ए एक्स या ए कॉस थीटा से शो करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर है हमारे पास वो अलोंग वाई एक्सिस है जिसे हम यहाँ पे ए वाई से शो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक ट्राइंगल बन गया। ये है ए एक्स, ये है ए वाई। इस साइड को हम बेस कहते हैं, ये साइड हमारी जो है वो परपेंडिकुलर है, और ए जो है हमारा हाइपोटेनियस है। तो हमें वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए वाई, बेस आपके पास ए एक्स, ठीक है। तो ये टेन थीटा क्या हो गया, ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हमें क्योंकि थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए मैं टेन को दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है ना। ये हमने जो एंगल निकाला है ये आपको बताएगा कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। देखिए ना, हमें दो चीजें किसी भी वेक्टर के लिए चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल्स टू रूट में जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करें, ऐड करें, और उसके बाद क्या ले लें, रूट ले लें, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये थीटा टेन इनवर्स इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब जब ये आप थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये थीटा, जब अगर फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। और जब हम फॉर एग्जांपल इसको, क्योंकि ये जो अभी हमने निकाला ना ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिया जाए, यानी कि थीटा आपके पास क्या हो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले में कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी। और वो क्या होगा, अक्सर पेपर में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको एंगल जो होता है ना वो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दे देता है। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस को कैलकुलेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो यहां पे आपने ये करना होगा कि 90 में से थीटा को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, क्योंकि ये थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप क्या करें, डायरेक्टली फार्मूला लगा दें कि थीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लें, और ये फार्मूला अब बन जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स की जगह आप लिखेंगे ए एक्स अपॉन ए वाई। तो ये दो तरीके हैं, यानी कि अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल निकालना हो तब तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि क्या लिखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अक्सर पेपर के अंदर वो पूछ लेता है कि भाई वर्टिकल एक्सिस से बताएं उसका एंगल कितना होगा, तो वर्टिकल एक्सिस से एंगल निकालने के लिए फिर आपने फार्मूला चेंज करना है। और वो फार्मूला फिर क्या होगा कि आपने अब वाई एक्स एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप ये आपके पास फार्मूला लगाएंगे तो फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर एक्चुअली कहाँ से होगा, वो वाई एक्सिस से होगा। या फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया कि आप फार्मूला चलें एक ही याद रखें, सिर्फ एंड में क्या करें कि 90 में से उस थीटा को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एंगल्स जो होते हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो आपके पास कोऑर्डिनेट है या फर्स्ट आपके पास जो डोमेन है इसके अंदर, नंबर वन, ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास है थर्ड, और ये है आपके पास फोर्थ, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर आपके पास एंगल होता है 180 डिग्री। ये एंगल आपके पास है 270 डिग्री। और यहाँ पहुँचने के बाद एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल जो थीटा फाइंड आउट किया, वो थीटा आपका टेन इनवर्स
ए वाई अपॉन ए एक्स है। यानी कि आप ये एंगल किसके रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंट जो आपके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें जब आपका आंसर आएगा तो उस आंसर को या उस एंगल को आपने किस तरह से लिखना है। तो देखिए वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी वेक्टर जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ हुआ हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। एक वेक्टर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लिया, दूसरे वेक्टर को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। फिर इसी तरीके से तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर मैं तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर आ गया। और इसी तरीके से मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये चार मेरे पास वेक्टर्स जो हैं वो मैंने जो है वो फाइंड आउट कर ली। चार वेक्टर्स को मैं कह देता हूं कि मुझे इसका एंगल फाइंड आउट करना है। लेट से मेरे पास वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी। याद रखें एंगल हमेशा जो होगा वो कैलकुलेट कहाँ से होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने कहा ना एंगल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो जब आप ए का एंगल निकालेंगे तो वो एंगल कौन सा होगा? वो ये थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि फार्मूला आपने कौन सा लगाना है? ए वाई अपॉन ए एक्स। ये फार्मूला आपने लगाना है और इस फार्मूले से आपको आंसर क्या मिल जाएगा? ये थीटा मिल जाएगा, किसका? ए का। जब आप बी पर आते हैं तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे ना थीटा, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो एंगल एक्चुअली होगा ये वाला। तो अब आपको तो कैलकुलेट कौन सा करना है? आपको कैलकुलेट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये मुझे थीटा चाहिए, ये थीटा क्या होगा? जबकि मुझे आंसर क्या मिल रहा है? मुझे तो मिल रहा है 180 डिग्री से। लेट से मेरे ये आंसर मिल जाता है 60 डिग्री। अब अगर मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सेस से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा 180 में से जो भी मेरा आंसर आया उस आंसर को मैं क्या कर दूंगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल, यानी कि ये एंगल है फाई। तो ये एंगल मैंने किससे निकाला? इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले से निकालने वाला जो एंगल है 60 डिग्री, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से बनाया जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से, जबकि मुझे आंसर कहाँ से चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर आने के लिए आंसर मुझे क्या करना पड़ेगा? 180 में से इस फाई को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला क्या है? 180 माइनस फाइव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोई फार्मूला नहीं है, जो आंसर है इस फार्मूले से वही आंसर आपका लिख दिया जाएगा, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी। लेकिन अगर कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको उसके लिए 180 में से उस जो आंसर आपका आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। इसी तरह से अगर अगर आपका जो आंसर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि आपका आंसर ये है। अब इस आंसर को अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करें तो इसका मतलब पहले 180 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो थीटा का फार्मूला बनेगा वो क्या होगा? 180 प्लस फाइव। यानी कि ये आपके पास जो एंगल बन गया है, ये एंगल जब ऐड होगा तब आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेक्ट आंसर पता चलेगा। और इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपको आंसर मिल रहा है वो ये है। तो लेट से ये आंसर है 60 डिग्री। अब मुझे आंसर कहाँ से चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब मुझे ये आंसर चाहिए। तो ये आंसर लेने के लिए मैं क्या करूंगा? 360 में से माइनस कर दूंगा किसको? फाइव को। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मेरे पास जो फार्मूला बन गया वो बन गया 360 माइनस फाइव। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई फार्मूला नहीं है, वही थीटा वही फाइ जो है वो एक ही है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करनी। तो जब कभी भी आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा वेक्टर ड्रॉ हो रहा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से मेरे पास एक वेक्टर है ए, उसकी वैल्यू है 2i-3j। 2i-3j। अब ये 2i-3j जो है मुझे कैसे पता चल रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आप देखें 2i प्लस में है। 2i क्या है? प्लस में। जबकि जो -3g है वो किस में है? माइनस में। तो इसका मतलब यहां पर x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है?
फोर्थ क्वाड्रेंट। देखे ना, इसके अंदर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमारा जो वेक्टर है ये ए, वो कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, वो ड्रॉ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस। ठीक है। अगर मुझे बताएं ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, -2i, -2j। ये देखें, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी, यस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यही नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ आ रही बात। यस। चले कल इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे टाइप्स के बारे में, सॉरी, इसके प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यस। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।